सुबह बखैर नाजरीन, 11 जून बुधवार का दिन और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौर। हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। आज की नशरियात में अहम तरीन मौज़ूआत, जहां गर्मी की शदीद लहर इस वक्त पूरे नॉर्थ के अंदर दिख रही है, उस पर गुफ्तगू हम करेंगे। उसके फ़ौरन बाद आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल, रिजर्वेशन का मामला थमा नहीं है, उस पर मज़ीद सियासत हो रही है। कुछ और मामला जम्मू कश्मीर से मुंसलिक है जो सियासत और इक़्तिसादी मामलात को लेकर है, उन पर गुफ्तगू करके मरकज़ी हुकूमत ने रात देर के एक बड़ा फ़ैसला लिया, उस फैसले से आपको बाखबर करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से लेकर अमेरिका की सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि अमेरिका के कई शहरों के अंदर इस वक्त कर्फ्यू नाफिज हो गया है। ये कर्फ्यू क्यों लगा है, सूरत हाल क्या कुछ है, डिटेल के साथ आपके सामने पल पल का अपडेट हम करेंगे। आप 10 बजे तक हमारे साथ रहिएगा और आखिरी 12 या 13 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आप कॉल करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से आपकी कॉल्स को हम रिसीव करेंगे और जब आप कॉल करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके मामलात, आपके मसाइल हुकूमती इदारों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसाइल का हल इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी निकल सके। तो प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे जो बताएंगे आपको तवारीख के पन्नों में खंगालने के बाद, यानी हिस्ट्री की किताब को जब आज खंगाला गया तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो आपके सामने रखना बड़ा लाजमी था, लेकिन वक्त की किल्लत है। चंद अहम वाक़यात फटाफट से रखेंगे आसिफ रशीद। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बगैर किसी ताखिर के सीधा हिस्ट्री ऑफ द डे वाले फॉर्मेट पर चलेंगे और बताएंगे कि आज जून की 11वीं तारीख है, साल 2025। 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया और इससे पहले आगरा हाई कोर्ट के नाम से इसको जाना जाता था। 1921 में ब्राज़ील में ख़वातीन को इंतखाबात में वोट देने का हक आज हासिल हुआ। साल 1935 दिन आज का था जब एडोन आर्मस्ट्रॉन्ग की जानिब से पहली बार FM नश्र किया गया, यानी एक तरह से रेडियो का आगाज भी यहां से कहा जा सकता है। 1940 में यूरोपीय मुल्क इटली ने इत्तेहादियों के खिलाफ ऐलान जंग किया। साल 1940 में दूसरी जंग अजीम की तरफ हम बढ़ रहे थे। 2006 में नेपाली पार्लियामेंट की जानिब से मुतफ़क्का तौर पर बादशाह के वीटो पावर को ख़त्म कर दिया गया। 2008 में आज ही के दिन ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के अंदर शामिल किया गया, दिन आज का था। जून की 11वीं तारीख थी। 1909 में लोकसभा के साबिक स्पीकर KS हेगड़े की पैदाइश हुई। 1978 में जामिया कराची के तालिब इल्म अल्ताफ़ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया और उसके बाद आप सब जानते हैं कि किस तरीके से MQM और बाद में सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत में आना और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अंदर कम से कम रोल, ये सारा सिलसिला अल्ताफ़ हुसैन के साथ चला। 2008 में नॉर्वे के अंदर हम जिन्स शादियों को कानूनी हैसियत आज के दिन दे दी गई सरकारी तौर पर। 1786 में मक्का मुकर्रमा के अंदर हसन अल-यद की बगावत को अब्बासियों ने आज फ़ख्र की लड़ाई के अंदर कुचल दिया। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक तारीख आज की आती है 786 ईस्वी में। 1989 में हिंदुस्तान आज ही के दिन, जहां पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनस जोशी की पैदाइश आज की हुई और उसके बाद कई बड़े इवेंट्स अपने करियर में उन्होंने जीते, जिसकी वजह से उनको हमेशा स्पोर्टिंग करियर की जब बात होगी, खेल कूद की सरगर्मियों की बात होगी तो उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पैरा बैडमिंटन में ख़ास तौर से इनकी बेहतरीन खिदमत है। और 1981 में आज ही के दिन गुलबाफ ईरान में 6.9 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला आया, जिसमें 2000 हलाकतें हुई, जिसकी तस्दीक सरकारी रिपोर्ट्स के ज़रिए हुई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बातें आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे बगैर किसी ताख़ीर के, सीधा खबरों पर चलते हैं और उसके बाद एक एक करके बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात पर भी और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस तरफ आपको लिए चलेंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव और इन सारी सूरत हाल के बीच बयानात की तरफ भी चलेंगे, मगर सबसे पहले मौसम के हवाले से खबर यह कि फ़िलहाल सनीचर तक, यानी अप टू सैटरडे, किसी भी तरीके से शिद्दत की गर्मी से राहत मिलेगी इसका कोई इम्कान नहीं। और महकमा मौसमियात, पहले भारत सरकार का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अब जम्मू कश्मीर के अंदर या शुमाली भारत के अंदर जो भी इस वक्त जिम्मेदारान हैं, ख़ासतौर से महकमा मौसमियात से जुड़े हुए, उनकी जानिब से साफ कर दिया गया है कि शुमाली भारत के अंदर पड़ने वाली गर्मी आइंदा 3 दिन तक मज़ीद परेशान कर सकती है, क्योंकि इसकी साफ तस्वीर या जो आप कह सकते हैं शिद्दत की गर्मी का एहसास सुबह जम्मू और कश्मीर वादी के अंदर भी जून के इस दूसरे मरहले में हो रहा है। कल का रिकॉर्ड आज फिर से टूट गया है। जम्मू सूबे के अंदर दिन का दर्जा हरारत 47 के करीब पहुंच गया है, 46.6। यह अब तक का सबसे ज़्यादा इस सीज़न में और जून में भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सतह पर। जबकि श्रीनगर की तरफ आप जाएंगे, कश्मीर की तरफ, तो कल जहां 33.2 था, वही पारा आज पार होते हुए 33.3 तक पहुंच गया है। लद्दाख और करगिल सबसे सरतरीन मकामात 1
जो कई महीनों तक रहते हैं, उन इलाकों के अंदर भी मामूल का दर्जा हरारत 30 को छूने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि आइंदा 5 रोज तक जो शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, इसमें राहत का कोई इम्कान हिमालयाई बेल्ट के अंदर नहीं है। मौसमियाती महकमे की इत्तला के मुताबिक आइंदा 48 घंटे शदीद गर्मी की लहर से जूझना होगा सोबा जम्मू के 10 अजला के अंदर भी और सोबा कश्मीर के भी 10 अजला के अंदर शदीद गर्मी की लहर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद गर्मी है, तो दिल्ली से लेकर आप पंजाब, चंडीगढ़ और फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों से भी अगर आप गुजरेंगे तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं गर्मी की लहर होगी, लेकिन वो शदीद गर्मी नहीं जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको इस वक्त दिख रही। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे जहाँ पर रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा। सांबा कल पूरे दिन सबसे गर्म तरीन इलाका रहा, जहाँ पर 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया शदीद गर्मी। और इसी तरीके से जो हीट वेव है जम्मू शहर की जब आप बात करेंगे तो 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आइंदा फिलहाल 4 दिनों तक मजीद गर्मी की शदीद लहर में रह सकता है और दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल 40 के ऊपर ही रहेगा। कटरा जो बेस कैंप माना जाता है जी माता वैष्णो देवी का, वहाँ पर कल पूरे दिन दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आज सुबह की जब हम बात करते हैं तो 30 से 35 डिग्री के दरमियान मुख्तलिफ मराकिज पर यह रिकॉर्ड किया गया सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान। रामबन के पास यही दर्जा हरारत 42.3 डिग्री आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है। कठुआ के अंदर भी 40 डिग्री के आसपास सुबह ही दर्जा हरारत है। और इस तरीके से श्रीनगर के दर्जा हरारत, जहां कल की बात करें आसिफ आपको पहले ही बता चुका है कि 33.3 डिग्री रहा। लेह करगिल के अंदर 26.9 और 27.9 लेह और करगिल के अंदर रहा है। लेकिन फिलहाल आइंदा चंद दिनों तक मजीद गर्मी की शदीद लहर जो रहेगी। और इस बीच मौलिजीन डॉक्टर हजरात का क्या कुछ कहना है, एक छोटे बच्चे को लेकर बाहर का रुख ना करें। एक बड़ी बात यह है, अगर आप स्कूटी और ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स पर ड्राइव करते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से ढक के रहें, मुंह आपका बंद रहे, हेलमेट पहन कर रखें और पानी का माकूल और मुनासिब इंतजाम आपके पास हो। जम्मू कश्मीर की मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये एडवाइजरी मौलिजीन की है, डॉक्टरों की है कि आप 1 बजे से पहले बाहर का काम सारा मुकम्मल करें और 1 से 4 बजे के दरमियान आप बाहर डायरेक्ट सनलाइट वाले काम में काम ना करें। मजदूरों, मेसन्स और दीगर लोगों के लिए एडवाइजरी है। और यहाँ पर भी अगर उन्होंने काम करना है तो पीने का पानी और वक्फे से थोड़ी सा राहत यानी थोड़ा सा रिलीफ लेना और थोड़ा सा रेस्ट करना भी उनके लिए लाजमी करार दिया गया है। जो बुजुर्ग हजरात हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है उनके लिए भी एडवाइजरी है कि जनाब गर्मी तो अच्छी है लेकिन हीट स्ट्रोक का खतरा है, इस वजह से एहतियात बहुत ज़्यादा बरतिएगा। फिलहाल जम्मू के अंदर जो पारा है वो आग उगल रहा है और 46.6 डिग्री सांबा के अंदर 45 के आसपास जो है वो आपको जम्मू शहर के अंदर कल दर्जा हरारत देखने को मिला। और आज भी इसमें कोई ज़्यादा नरमी नहीं होगी, मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफा और आइंदा चंद दिनों तक मज़ीद शिद्दत की गर्मी इसी तरीके की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये तो था जनाब मौसम का पारा और मौसम का मिजाज, लेकिन सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है। सियासी मिजाज भी आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म हो रहा है। जहाँ सियासी लीडरान वंदे भारत का सफर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली राहें जो हमारी है वो आसान हो, लेकिन बात सिविल सेक्रेटरीट के पावर कॉरिडोर की करते हैं, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर की भी करते हैं। और इतलात और खबर ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा पावर शेयरिंग का था वो अभी भी हल नहीं हो पाया है। अगरचे मरकजी हुकूमत ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हदूद इख्तियारात और चीफ मिनिस्टर और काबीना के हदूद इख्तियार पहले ही तयन कर दिए थे, लेकिन बिजनेस रूल्स को लेकर बड़ी खबर ये कि बिजनेस रूल प्रपोजल अभी भी इल्तिवा में है। और ये इल्तिवा में कहां पर है? आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर ने उस मजबूजा प्रपोजल को, उस मसवदे तहरीर को वापस किया था जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने बनाए थे। जब काबीना का इजलास हुआ था दरबार मुल्क के फौरन बाद उसको भेज दिया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से एलजी ऑफिस को, और चंद दिन एलजी ऑफिस में रहने के बाद चंद एतराजात के साथ उस फाइल को वापस
चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को भेज दिया गया था, लेकिन बिजनेस रूल्स अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। काबीना सब कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर को मार्च में ये फाइल भेजी थी, जिसके बाद चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक ये फाइल एलजी ऑफिस में रही। उसके बाद वो वापस भेजी गई, और जब वो वापस भेजी गई तो हमें याद है कि श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जमान है उन्होंने कहा था कि चंद क्वायरियां हैं, उन क्वायरियों का जवाब दिया गया है और वापस भेजा जा रहा है। तो दैट मीन्स फाइल वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर में है एज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन स्टेटमेंट। लेकिन अब फाइल एलजी ऑफिस के अंदर है या सीएम सेक्रेटरीट के अंदर है, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल जो है वो नहीं बने हैं, जिसकी वजह से गुनागुन मुश्किलात है। पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो आला तरीन अफसरान हैं या नीचे मातहत अमला है वो भी इस कसम पुरसी के अंदर है और इस मामले के अंदर है कि इमीडिएट ऑर्डर्स कहां से और किन के सुनने हैं। और इसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और एलजीसीएम साहब के दफ्तर के बीच में अगरचे तालमेल पूरा बना हुआ है, लेकिन बिजनेस रूल्स न होने की वजह से कई अहम और बड़े मामलात पर काम नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, काम जो नहीं हो पा रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे काम है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के अंदर था, मैनिफेस्टो के अंदर था, उसमें जब तक रियासत के वजीर आला को इख्तियारात मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेंगे तब तक यह मामला हल ही नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब रूल ऑफ बिजनेस बनाया गया था वो रियासत के तर्ज के बनाए गए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें वापस कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है, इसलिए आप इसको दोबारा से देखिए। लेकिन वो देखने के बीच आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान की कशीदगी भी हुई है, चंद दिन वहां पर भी चले गए हैं, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अभी भी रेड जोन बना हुआ है इंतजामिया के लिए भी, अवाम के लिए भी और ख़ुद वज़ीर आला के लिए भी, कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। चाहे वो पॉलिटिकली इस बात को माने न माने, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स अभी भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं है इख्तियारात और दीगर मामलात को लेकर। नो डाउट कि कल एक बहुत बड़ा ओवरऑल जो सीएम साहब ने ट्रांसफर्स निकलवाए हैं वो भी कल हमारे सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला मामला है वो अभी भी इल्तिवा में पड़ा है। याद रखिएगा, मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह 4 जून 2025 को रिजर्वेशन के मामले पर भी जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात को दोहराया था कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन रियासत को हासिल खसूसी इख्तियारात वाले मामले पर भी बात करना ज़रूरी है और शायद वक्त इस चीज़ का तकाजा कर रहा है कि सारी क़यादत इस पर बात करे। तो देखना होगा कि अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन वाले मामले पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। सवालात लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिए गए थे, सीएम साहब को भेजे गए हैं, सीएम सेक्रेटरीट ने एज पर सोर्स से जवाब दिया है, तो फाइल अभी भी इल्तिवा में है। दोनों जगहों पर इंतज़ार है कि बिजनेस एडवाइजरी रूल्स किस तरीके से मुकम्मल होकर सामने आएंगे। चलिए, ये तो एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है जहां पर जम्मू कश्मीर सरकार यानी अवामी मुंतखबा हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दरमियान ये मामला चलते रहेंगे। लेकिन एक और मामला है जो इस वक्त परेशानी का सबब हुकूमत के लिए खास तौर से बना है, जिस पर अब वजाहत भी की गई और एक बयान भी आया। आप सब जानते हैं रिजर्वेशन का मामला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने से पहले ही इस पर काफ़ी ज़्यादा तबसरा होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा तज्ज़िये होने लगे थे और ये वो मामला था जिस पर हुकूमत की जानिब से जब या उस वक्त चूँकि अभी इक़्तिदार में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इक़्तिदार में आती है तो क्या क्या किया जाएगा, हिकमत अमली क्या है, इंतखाबी मंशूर में ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन के ताल्लुक से बताया और एक तो अपना मौक़िफ़ भी जाहिर किया, दूसरा नौजवानों को एक उम्मीद दिलाई कि तमाम तबकों के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। जब हुकूमत में उमर अब्दुल्ला आए, उनके तमाम लोग जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। अब जिस कमेटी ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जिम्मेदारी संभाल ली थी, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि काबीना की सब कमेटी या ज़ैली कमेटी ने काम अपना मुकम्मल कर लिया है। 6 महीने का वक्त दिया गया था, उस 6 महीने की मुकर्रर मुद्दत के अंदर, जिसका कल आखिरी दिन था, उन 6 महीनों की डेडलाइन को जब आप देखेंगे तो काबीना वजीर सकीना ईतू की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आता है और इस बयान के जरिए वजाहत होती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैबिनेट सब कमेटी जो
हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई थी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। यानी रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत एक कदम और आगे बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये बयान आया तो उसके बाद सियासी तौर पर इस पर भूचाल ना आता, रद्द-ए-अमल जाहिर ना होते, ये बहुत कम देखा गया। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर करते हुए पहला स्टेटमेंट आया कि रिपोर्ट जब आ रही है या तैयार है तो वो उम्मीद करते हैं कि तलबा के जो मुतालबात हैं उनकी अक्कासी ये रिपोर्ट करें। ये वही आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी है जब एहतिजाज तलबा की तरफ से, यूनियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था सीएम हाउस के बाहर श्रीनगर में, तो उसको लीड भी कर रहे थे और पीडीपी भी उसकी सपोर्ट में आई थी। लेकिन कल जैसे ही हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई कि रिपोर्ट तैयार है तो काबीना के आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश करने के बाद हतमी फैसला होगा। उससे पहले ही सवालात फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या दीगर जमातों की तरफ से उठाए गए और इसमें क्लियर पीडीपी की तरफ से पूछा गया कि आखिरी दिन रिपोर्ट क्यों, जब आपके पास रिपोर्ट पहले से तैयार थी तो उसी दिन जिस दिन ये मुद्दत मुकम्मल हो रही थी या 6 माह का वो जो टाइम फ्रेम था काबीना की सब कमेटी के पास, उसने आखिरी दिन ये बात क्यों कही। ये याद रखिएगा, ये तनाज़ा 2023 के बाद शुरू हुआ। 2024 इस बीच आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब 11 बजे तलबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का है क्योंकि याद रखिएगा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला रह चुके हैं इस पार्टी के, और फिर श्रीनगर के अंदर पैदल मार्च उन्होंने उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह तक भी किया था जब तलबा सड़कों पर थे, पुरअमन एहतजाज था, वो अपनी मुतालबात को रखते। और उसके बाद चाहे वो एक्स पर या स्पेस पर उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्तलिफ तलबा लीडर्स और तलबा तंजीमों के साथ उनके राब्ते रहे। लेकिन फाइनली आज एक बार फिर रिजर्वेशन के मामले पर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी 11 बजे तलबा तंजीमों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। और इतलात और ख़बर ये है कि जो ये पूरा मामला है ये एक और रुख ले सकता है अगर सही तरीके से रियासती काबीना के कमेटी ने अपना काम नहीं किया हो। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी हम चलेंगे जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमीर मुनीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। नासिर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी चलेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। जी आसिफ। नासिर भाई हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पहले ज़रा मीर मुजीब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद आप आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या आप यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि 6 महीने के अंदर या इससे पहले ही मुकर्रर मुद्दत जो है टाइम फ्रेम है उसके अंदर रिपोर्ट आएगी, इसके बाद क्या पेशरफ्त होगी? क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? और जो आखिरी बार मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब से हुई थी वहाँ जो यकीन दिलाया गया था, क्या उसके मुताबिक अभी तक चीज़ें जा रही हैं? पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपका फॉर लेटिंग मी जॉइन दिस कॉन्वर्सेशन। तो जनाब जैसे कि आपको पता ही होगा कि 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिया गया था कि ये इशू उसमें रिजॉल्व, उन्होंने कहा था कि रैशनलाइजेशन होगा। इट वाज नॉट कि खाली रिपोर्ट दिया जाएगा बट कि 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को पूरी तरीके से हल किया जाएगा। लेकिन अब जो हम देखते हैं कि बिल्कुल आखिरी दिन कल एक एक ट्वीट आया था ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कि हमने रिपोर्ट तैयार की है। बट अब हम जो स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि वी आर आस्किंग कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि आखिरी दिन तक आपको इस इशू को डालना पड़ा। एंजाइटीज बढ़ती हैं इससे, स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, यूथ की, जो हमारी जनरल अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन है वो इसको लेकर के काफी ज्यादा एंक्शियस है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि आखिरी दिन तक इस रिपोर्ट को इल्तिवा में रखा गया और अभी भी इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये रिपोर्ट पेश होगी और इसकी डेडलाइन क्या है, कब ये काबीना की मीटिंग कन्वीन होगी, कब ये रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जाएगी। और नंबर 3 क्वालिटी ऑफ द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट क्या है, आखिर वाकई में क्या रैशनलाइजेशन हुआ है कि खाली 5-6% का जो एक कॉस्मेटिक चेंजेस है वो किए गए। तो ये 3 सवालात हैं जिसपे आज हम MP आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब से भी मीटिंग करेंगे। हमने कल उनके साथ एक मीटिंग सेटअप की थी, तो वी विल ट्राई टू गेट हिज फीडबैक एंड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वहां पे। जी, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, क्योंकि काफ़ी तनाव था, हमने देखा कि असेंबली के अंदर भी कुछ मेंबरों की तरफ से मसवदा कानून बनाकर इस बिल को लाने की कोशिश की गई ताकि एड्रेस किया जाए। कुछ लोगों ने सवाल इस पर पूछे थे और जो ग्रीवेंस है वो सीधे नज़र आ रही है कि ये मामला छोटा नहीं है जो शायद 1-2 दिन में हल हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि लाखों लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है इस पूरे मामले के साथ जुड़ा हुआ। देखिए वही जैसे आप कह रहे हो कि असेंबली में भी बेशक हमने एक बिल लाया था। इनफैक्ट आई वाज द पर्सन जिसने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक टीम वर्क था अंडर द एजेस ऑफ ओमसा,
हमने वो बिल प्रेजेंट किया था, फिर कुछ लेजिस्लेटर्स ने, हमारा वही मकसद था कि असेंबली में उसकी बात उठे, गूंज उठे ऐवानों में, और वो हुआ भी। काफी हद तक वो इशू एम्पलीफाई हुआ, हर किसी लेजिस्लेटर ने बात की, एक सही अच्छा डिस्कोर्स जनरेट हुआ। और अब हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि इट्स नॉट जस्ट ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, मतलब 70% के करीबन आबादी है जिसका ये मसला है। और ये मसला खाली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ जॉब्स का नहीं है, ये हेल्थ केयर का है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का है, ये हमारे यूनिवर्सिटीज का मसला है, ये हमारे हर किसी, आप कोई भी सेक्टर देखिए, हर कहीं पे जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन की, फिर चाहे वो कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन हो या डोगरी स्पीकिंग के कुछ लोग हो, उनका मसला है। तो इट्स नॉट ये कोई मतलब ये मेरिट जो हम कहते हैं ओपन मेरिट, और शायद पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक 70% आबादी का इस वक्त अच्छा मीर मुजीब, हमने ये भी देखा ना कि इस दौरान ये जो डिमांड्स आप हुकूमत के सामने रख रहे थे, जिन पॉइंट्स को आपने सरे फहरिस्त रखा, उनमें ये भी था कि जब तक नई पॉलिसी के मुताबिक काम ना हो या जब तक कोई रिव्यू इस मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर ना हो, रिक्रूटमेंट का जो करंट प्रोसेस है उसको रोका जाए, उसको तब तक आपकी तरफ से किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ाया जाए। कल बल्कि 24 घंटे पहले सरकार की तरफ से मजीद इसमें पेशरफ्त होती है और एसएसबी की तरफ से 75 नायब तहसीलदार की पोस्ट भी आती हैं, जिसमें वो जो 45 वाला आंकड़ा था वो 30 तक आ गया, वहां पर भी रिजर्वेशन की काफ़ी बात हुई। तो क्या उस मामले पर भी कोई डेवलपमेंट अभी तक हुई, या हुकूमत ने इस पर काम किया, या रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी बात होती रही और वो जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो पुराने रूल्स के मुताबिक ही चलता रहा? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पॉइंट था जो हमने डायरेक्टली वहां पे सीएम साहब से रेज किया था कि रिक्रूटमेंट्स को आप एटलीस्ट मतलब हाल्ट अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत अच्छे तरीके से स्लो डाउन कीजिए, जब तक एक मतलब एक देरी ना हल ना निकले इस रिजर्वेशन इशू का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक हम देखते हैं कि जेकेपीएससी हो चाहे वो जेकेएसएसबी हो, रिक्रूटमेंट्स पे रिक्रूटमेंट्स होती गई, नीट का एग्जाम चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स का पीजी का उनका एग्जाम हो रहा है, तो कुछ स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर रिपोर्ट थोड़ा सा उसमें जल्दी करते हो वो लोग, रिपोर्ट एक पॉजिटिव एक डिसाइसिव रिपोर्ट देते जनरल कैटेगरी के हक में जो कि एक एग्रीड पॉपुलेशन है अभी, तो फिर अगर उसका इंप्लीमेंटेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होता तो तब जाके हमें कुछ रिलीफ मिलता, इन जो ये रिक्रूटमेंट्स होती है इनका कुछ फायदा मिलता। वरना आप देखते हो कि यही जो रिक्रूटमेंट्स का कोई स्पिरिट है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट्स चंद एक छोटे मोटे वोट बैंक्स के लिए फिर एक छोटी फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन जाता है। ये सही में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो डीलिंग एक्सरसाइज है उसके लिए फिर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है डाइवर्ट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुजीब साहब ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइकू भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और नासिर खुहमी साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इमरान, जरा पहले आपसे एक जवाब और उसके बाद नासिर साहब के पास भी चलेंगे। मौजूदा वक्त में जब कल से हम देख रहे हैं 12-15 घंटे कबल सकीना ईतू साहिबा की तरफ से तस्दीक की गई कि रिपोर्ट तैयार है, और उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके बैक टू बैक इस पर स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर जिस हिसाब से इस पर काम हुआ, जिस हिसाब से बयानात आए, जिस हिसाब का रद्दअमल जाहिर किया गया, सियासी तौर पर इस मसले को कहाँ और किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं, खासतौर से उस वक्त जब इसके बाद भी हुकूमत को बहुत सारा काम अभी करना बाकी है? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से कल काबीना वजीर सकीना यकीन ने जो ट्वीट करके इसकी जो है डिटेल शेयर की, उन्होंने कहा कि जो सब कमेटी ने जो अपना सब ड्राफ्ट है वो मुकम्मल किया, वो तैयार किया है, और उसके बाद ही जो सियासी जमातें हैं, चाहे या जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया है, और इससे इस बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार को निशाना बनाया है। मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ अभी हमारे एक समाजी कारकुन पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि कुछ इनके एप्रीहेंशन है जो अभी शायद कल के ट्वीट से जाहिर नहीं हो रहे हैं। ये जरा फटाफट से बताइएगा, आपका ऑडियो भी ब्रेक हो रहा है। इमरान, आज ये एक अहम तरीन इजलास है, ये श्रीनगर में है, बड़गाम में है? जी बिल्कुल, आज एमपी आगा रुहुल्लाह की सदारत में एक इजलास होने जा रहा है उनकी रिहाइश का बड़गाम से अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनको मदऊ किया गया है, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और जो कल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि चलिए बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फटाफट से नासिर आपके पास आ रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया नासिर, आप फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ट्वीट हमने कल भी देखा था जब मैडम सकीना ईतू की तरफ से ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा काम तो मुकम्मल हो गया काबीना सब कमेटी का, अब ये जब मीटिंग होगी वहाँ पर हम रिपोर्ट दे देंगे, टेबल किया जाएगा और लेट कैबिनेट डिसाइड जो हमने काम किया कितना काम होगा।
क्या रिस्पॉन्स है आपका, क्योंकि आपका भी एक मेमोरेंडम है, एक डिटेल प्रेजेंटेशन है जो वज़ीर आला के दफ्तर को आपने सौंपी है? बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है कि रिजर्वेशन का मामला गुज़श्ता 2 साल से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और लगातार सभी कम्युनिटीज इस एफर्ट्स कर रही हैं कि सरकार को प्रेस किया जाए इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो एक हफ्ते कबल हमने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ऑफिस में उनके सलाहकार नासिर असलम वानी से मुलाकात की, जिस दौरान हमने उनको अपना जो 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 कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट 6 महीने तक हमने प्रिपेयर किया था रिजर्वेशन के ऊपर, जिसमें हमने उनको इंदिरा स्वामी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है दर्ज किए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सरकार को 15 डिफरेंट रिकमेंडेशन इस मामले में दी। तो हम सरकार से यही इल्तिजा इस मामले में कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द, आपका टाइम खत्म हो गया, आपने 6 महीने का प्रोसेस मांगा था, 6 महीना भी खत्म हो गया और 6 महीना खत्म करने के बावजूद यहीं से सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि रिजर्वेशन भी कोई मामला था। लेकिन बदकिस्मती से जो है, जो सरकार हमें तारीख पे वो फिल्मी डायलॉग सुनाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बदकिस्मती की तरफ से कल 6 महीना इनका टाइम खत्म हो गया, डिस्पाइट दैट कि उनको कल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जो है मंजर आम पे लानी थी, लेकिन बदकिस्मती की तरफ से उन्होंने कल भी तारीख पे तारीख वही डायलॉग हमें सुनाया और कहा कि जब तक जो है कैबिनेट की मीटिंग ना हो जाए तब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। और सरकार की तरफ से जो है इस पूरे मामले में सिंसियरिटी नहीं है, कोई फिक्स टाइमलाइन भी नहीं है कि कब तक कैबिनेट मीटिंग इस मामले में बैठ जाएगी। सरकार के आप जो डेलीगेशन, जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब के पास, क्या आप उसका हिस्सा हैं या आपकी यूनियन उसका हिस्सा है? डायरेक्टली तो एज सच हिस्सा नहीं है, बट यह है कि हमारे एक सदस्य पूरे डेलीगेशन का एक पार्ट है। हम भी सब लोगों से जो है ताउन कर रहे हैं। इस हफ्ते हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हमने टाइम मांगा है, उम्मीद करते हैं कि वो टाइम हमें दे देंगे और ताकि जो हमारे एप्रीहेंशन रिजर्वेशन के मामले के ऊपर हैं और जो हमारे खर्चात हैं वो हम उनकी नोटिस बनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए नासिर हुसैन साहब। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पॉलिटिकली। आगा सईदुल्लाह के आसपास आज सुबह कैमरा रहेगा और ये देखना होगा कि जब तलबा आएंगे, सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग आएंगे, बात रखेंगे तो बात क्या होगी। जो काम काबीना सब कमेटी ने किया है और अभी तक उसमें ब्लैक एंड वाइट में कोई बात सामने नहीं है, कुछ चीज़ें सामने हैं, क्या उस पर मुतमईन वो नज़र आएंगे या पार्टी ने कोई फीडबैक आगा सईदुल्लाह मेहदी को दिया कि आप जाकर तलबा को बताइएगा कि पेशेंस रखिएगा, मामला हल होगा। ये देखने वाली बात होगी और आज लगभग दोपहर तक ये पूरा मामला जो है वो सेट भी हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मरकज ने जम्मू कश्मीर को एक सौगात दी है। सौगात क्या है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात जरा आपको NSG की भी बताएंगे और बात आपको बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की भी। और हज 2025 इख्ताम पजीर हुआ है, आमद शुरू हो रही है, एक हाजी साहिबा की मौत हुई है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा मरकज की करते हैं, क्योंकि मरकज ने एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लिए दे दी है और इस बात का ऐलान कल मरकजी वजीर की तरफ से किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने राब्ता साइट एक्स पर उसका शुक्रिया भी किया है, क्योंकि अब देही इलाकों के अंदर तरक्की का एक नया जाल बिछेगा। तरक्की के नाम पर नई सड़कें बनेंगी और तकरीबन 316 सड़कें नई बनने जा रही हैं रूरल कनेक्टिविटी के नाम पर। और ये पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, बशमूल रियासतों के अंदर भी और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी, जिसे PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4th के तहत एक बड़ी सौगात देने का ऐलान कल कर दिया गया है। रात देर गए प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये जो सौगात दी गई है, 316 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। ये तकरीबन 390 गांव के अंदर नई राह खोलेंगे, यानी तरक्की की नई राह खोलेंगे, सड़कें बनाएंगे। और तकरीबन ये वो गांव है जो बहुत कम वाली आबादी वाले गांव हैं और सड़क का नामो निशान नहीं था, अब वहां तक भी सड़कें पहुंचाई जाएंगी। मरकजी वजीर बाकायदा तौर पर 316 रोड प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है, जिन पर 4224 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और ये बैच 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत अप्रूवल दे दी गई है। अब इन 4224 करोड़ में से अक्सर रकम, एक बड़ी अच्छी खासी रकम जो है और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू सूबे के दूर दराज इलाकों के अंदर रोड कनेक्टिविटी के पर खर्च किए जाएंगे। इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है। पैकेज जो सैंक्शन किया गया है मरकजी वजारत की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, पंचायती राज की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि 1781.33 किलोमीटर लंबी सड़कें कुल मिलाकर बना दी जाएंगी, जो बूस्ट करेंगी जी, जो एक बूस्टर के तौर पर काम करेगी रूरल रोड कनेक्टिविटी को। और ये तक कुल मिलाकर 316 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें लगभग 40 से 45% प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू के दूर दराज इलाकों के लिए होंगे, जहां पर रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है। कल मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान साहब की तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राब्ता साइट एक्स पर तहरीर किया और कहा कि हम मरकजी वजारत के शुक्रगुजार हैं और वजीर आज़म साहब के तरक्याती मंसूबों का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सबसे पहले चुना और तकरीबन 1781.33 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर 4224 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पार्ट 4 का आगाज जम्मू कश्मीर से होगा और यूनियन टेरिटरी को फिलहाल सरफरिस्त रखा गया। सबसे पहले यहीं पर मंजूरी दे दी गई है। ये वो सौगात और वो बड़ी खबर जो रात देर गए नई दिल्ली से सामने आई है। चलिए, ये तो एक बात थी हुकूमत की जानिब से मंसूबों पर काम आइंदा की हिकमत अमली के मुताबिक होगा और अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़क राब्ता जिसको यकीनी बनाने के लिए एक और पेशरफ्त हुई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा चूँकि जम्मू कश्मीर के लिए इवेंट है, 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक सालाना अमरनाथ यात्रा होने जा रही है और यात्रा के लिए तैयारियां जनूबी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और वस्ती कश्मीर के अंदर भी चल रही हैं। आज वस्ती कश्मीर के बालतल के अंदर आला सतही मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस इजलास की सदारत करेंगे। इतलात के मुताबिक एक तो बालतर यात्रा ट्रैक और दीगर जो इंतजामात सूबाई हुकाम की जानिब से, श्राइन बोर्ड की जानिब से किए गए हैं, उसका तफसीली तौर जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सोनमर्ग के अंदर रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुलाकात मकामी ताजर अंजुमनों के सरबराहान के साथ हुई है और खबर यह भी है कि वो रात को उन्होंने सोनमर्ग के अंदर क़याम किया और अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग, जो कि पहले सोनमर्ग के अंदर रखी गई थी लेकिन वहां पर पब्लिक मीटिंग हुई है, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। पुणे वाले, घोड़े वाले व दीगर लोग जो इस यात्रा को कामयाब बनाने में जिनका कलीदी किरदार रहेगा या माजी में रहा है, उन तमाम लोगों के साथ हुकूमत की जानिब से कैसे मिलकर काम किया जाएगा और यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए लोगों के रोल पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली गई। इस मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर रात को सोनमर्ग में रुके हैं। थोड़ी देर बाद एक और मीटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जानकारी के मुताबिक सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ, मुंतजमीन के साथ बालतल बेस कैंप पर होनी है। सीधा जरा कश्मीर रुख करते हैं। मोहम्मद सलीम वानी ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम, ये इजलास एग्जैक्टली कितने बजे है
और क्या इसके लिए आज का प्लान है? सिर्फ और सिर्फ अफसरान इस इजलास का हिस्सा बनने वाले हैं? आसिफ, एक बार दोबारा सवाल कीजिए। आज की मीटिंग का बेसिक एजेंडा क्या इंतजामात की तैयारियों का जायजा लेना या इंतजामात क्या है उसका जायजा लेना है? और मीटिंग आज सिर्फ और सिर्फ अफसरान के साथ या सिविल इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया के अलावा लोकल्स को फिर से आज मीटिंग में या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मदऊ किया गया है? देखो आसिफ, जो कल शाम को मीटिंग हुई एलजी मनोज सिन्हा की, जो सोनमर्ग होटल में जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा कयाम करते, उसके बाद जो लोकल वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स या घोड़े वाला या बाकी सारे जिनको भी बेसिकली होते हैं काम यात्रा के रिगार्डिंग, उनके साथ उन्होंने कल शाम को मीटिंग की, जिसमें सारे आला अफसरों ने शिरकत की, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस से, आईजीपी कश्मीर से, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से, अनंतनाग के जीसी साहब थे, गांधरबल के थे, सारे अफसरान थे, और जिसमें सारे प्रेसिडेंट जो थे इन बॉडीज के, उन्होंने उसमें शिरकत की। सोनमर्ग होटल की प्रेसिडेंट ने शिरकत की, मार्केट के प्रेसिडेंट ने बातचीत की, और उनके सर वहाँ पे सलाह मशवरा किया गया है कि इस बार जो यात्रा का वो रहेगा कि किस तरह वहाँ पे कमी पीछी रहती है उसको पूरा करें। और आज पूरी रात को वहाँ पे रहे थे एलजी मनोज सिन्हा सोनमर्ग में। आज सुबह वो अभी थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलेंगे और बालटाल बेस कैंप में पहले आला सतह की मीटिंग को वहाँ पे जायजा लेंगे, जिसमें सारे अफसरान जम्मू एंड कश्मीर के जो जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं उसमें शिरकत करेंगे, और जो शाइन बोर्ड के डिप्टी सीओ है वो भी उसमें रहेंगे, बीआरओ के ऑफिसर्स रहेंगे। जो उसके बाद बाई ट्रैक जो एलजी मनोज सिन्हा शिवलिंग के पास जाएंगे और ट्रैक का भी जायजा खुद लेंगे कि ट्रैक कैसा बनाया है बीआरओ ने, और उसके बाद वो श्रीनगर वापस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे सलीम वानी, और ये मीटिंग थोड़ी देर बाद शुरू होगी। रात देर गए भी मीटिंग हुई और रात को सोनमर्ग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर रुके हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स से बात हुई है, और पुलिस सरबराह, सूबाई कमिश्नर, एसएसपी गांधरबल, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और दीगर तमाम जिम्मेदारान जिनका यात्रा में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर लंगर तक, वो सारी चीज़ें तफसीली तौर पर उन पर तबादला ख्याल हुआ। ये तो एक मीटिंग की बात थी, लेकिन दूसरी जानिब उन मजहबी मकामात पर भी नज़र हैं जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंतहाई हसास हैं, और अब जाकर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए इकदाम शुरू कर दिए गए, और पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी फहरिस्त तैयार की गई है मजहबी मकामात की जहाँ पर मुमकिन दहशतगर्दाना के वाक़यात या ख़तरात से निपटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। और इस सब के बीच में मजहबी मकामात की 3D मैपिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें माता वैष्णो देवी कटरा का जो दरबार है और जो कॉम्प्लेक्स है उस पूरे एरिया को भी उसकी 3D मैपिंग करके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो इकदाम अहमियत के हामिल है वो मुतलका एजेंसी या हुकाम की जानिब से उठाए जा रहे हैं। डीजी एनएससी ये एक हसास इदारा है जी, एनएसए का, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर जनरल जो है उन्होंने कल इस बात का ऐलान कर दिया कि मुल्क भर के अंदर हसास मकामात की 3D मैपिंग की जा रही है, 3D मैपिंग हो रही है, और उस 3D मैपिंग के अंदर मजहबी मकामात भी हैं, और जम्मू कश्मीर के भी चंद मजहबी मकामात हैं जिनमें वैष्णो देवी भी है, और यहाँ पर एनएसजी के मुताबिक प्रिपेयर किया गया जी 3D मैप वैष्णो देवी का, ताकि मुमकिना दहशतगर्दाना हमला अगर कभी होता है वहाँ पर उसे किस तरीके से निपटा जाए, या नेचुरल क्लैमिटी या दीगर मामलात होती हैं तो वहाँ पर किस तरीके से इवैक्यूएशन और दीगर प्रोग्राम को चलाया जाए। मैपिंग फिल वक्त 50 सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जो अक्रॉस द नेशन है, अक्रॉस द कंट्री है, वहाँ पर कराए जाने हैं। और ये इतना ही नहीं, DGNSA के मुताबिक उनका ये भी मानना है कि ये हसास इदारा जो है ये एंटी टेरर, एंटी हाईजैकिंग, बॉम्ब डिस्पोजल, VIP सिक्योरिटी पर भी लगा है, और VVIP सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई ब्लैक कमांडोज की खिदमत अंजाम दी जा रही है। DG के मुताबिक राम मंदिर अयोध्या के अंदर, माता वैष्णो देवी जम्मू के अंदर, अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें 3D मैपिंग के लिए लगा दिया गया है। ब्लैक कैट कमांडोज को तैनाती, ब्लैक कैट कमांडोज की ट्रेनिंग, ब्लैक कैट कमांडोज के दीगर मामलात को भी देखा गया, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से NSG ने अपना खिदमत अंजाम दिए हैं
वो किसी से डके छुपे नहीं है, क्योंकि ये फौज का वो एक हिस्सा है, ये इन्फोर्समेंट का एक वो हिस्सा है जिसे किसी भी तरीके से भूला नहीं जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 2 रोज़ा कन्वेंशन शुरू हो गया जी, 23rd इंटरनेशनल सेमिनार शुरू हो गया है जी। वहीं पर डीजी साहब बोल रहे थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, जो ये बता रहे थे कि मौजूदा दौर के अंदर किस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। 1984 में ब्लैक कैट्स कमांडोज़ को एक खसूसी काम सौंपा गया था, तब से लेकर मुसलसल ये काम जो है वो चल रहा है। और फिल वक्त जो 3D मैपिंग का काम है जी, वो पूरे मुल्क के अंदर जारी है। 17 रिलीजियस प्लेसेस ऐसी हैं जो सरहद पार मिलिटेंट के लिस्ट पर है, इसलिए हम वहाँ पर 3D मैपिंग करवा रहे हैं। 21 न्यूक्लियर फैसिलिटियाँ जो हमारे पास है उनको, और फिर 14 ऐसी अदर इंस्टॉलेशंस है जहाँ पर 3D मैपिंग को मुकम्मल किया गया है। और ये जो मैपिंग वाला मामला है, इनमें माता वैष्णो देवी को भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी सूरत हाल इस तरीके की बन सकती है। ये तो थी बात जनाब उस खबर की जो NSG का 2 रोज़ा इजलास शुरू हुआ है, उसमें जो बातें बताई गई। लेकिन वापस ज़रा जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर आते हैं और बात ज़रा हज 2025 की भी करते हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तिताम भी हो गया है। यानी तवाफ़, जो आखिरी तवाफ़ होता है, विदा का तवाफ़ होता है, वो मुकम्मल हो गया है हाजी साहिबान का, और घर वापसी के हवाले से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मरकज़ी और रियासती हज कमेटियों की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हज 2025 के अख्ताम के साथ ही पहला बैच यानी पहली परवाज़ जिद्दा शरीफ से वापस श्रीनगर के लिए जो आएगी, ये 17 जून को होगी। और हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पहली परवाज़ के अंदर 170 से ज़्यादा आज़मीन हज, 170 से ज़्यादा हुज्जाज किराम जो है उनकी वतन वापसी, घर वापसी होगी। 17 जून से मुसलसल ये सिलसिला शुरू रहेगा। कश्मीर के जो मौजूदा सूरत हाल जो सऊदी अरब की थी, शदीद गर्मी थी, बाकी चीज़ें थी, इसमें किसी तरीके की भी कोई खलल पैदा नहीं हुई है, किसी की मौत वैसे नहीं हुई है। लेकिन एक हाजी साहिबा की मौत हुई है, एक खातून की मौत हुई है वहाँ पर, वो भी अनवेल, वो बीमार थी और उसे पहले अस्पताल लाया गया और वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा किया गया, लेकिन बाद में वो दम वहाँ पर तोड़ बैठी है। इस तरीके की इतलात जो है आ रही है। और 14 लोग ऐसे हाजी साहिबान थे जिन्हें श्रीनगर से रवाना होना था। हालात ऐसे बने जो पाक भारत कशीदगी के बीच कि उन्होंने एंड टाइम पर जाने से मना कर दिया और वो नहीं गए। फाइनली स्मूथली ये सारा हज जो है वो चला और किसी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने नहीं आई। डॉक्टर कुरैशी जो इस वक्त हेड कर रहे हैं जी हज कमेटी के, उनका मानना है कि जो खातून वहाँ पर अज़जान हुई है अरफात के अंदर, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तवाफ़ भी कराया गया, मिना भी लिया जा गया, लेकिन फाइनली वो सऊदी के नेशनल अस्पताल जो मिन्ना के अंदर है वहाँ पर 12 ज़िलहज्जा को दाए अजल को लब्बैक कह चुकी है। रेस्ट जितने भी हाजी साहिबान हैं वो बसेत सलामत हैं और उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और ये सिलसिला 17 जून से होगा। परवाज़ दर परवाज़ अब जिद्दा से वापस आएंगे और श्रीनगर के अंदर भी 17 तारीख को रियासती इंतज़ामिया, मरकज़ी हज कमेटी के अफसरान और वज़ीर आला समेत कुछ और लोग उनका इस्तकबाल करेंगे जब वो वापस 17 जून को श्रीनगर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से हज मुकम्मल हो गया है और परवाज़ों के वापस आने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 जून से जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान की वापसी होगी और इस दौरान हज के दौरान सिर्फ एक खातून की मौत हुई है और वो भी भगदड़ की वजह से नहीं, वो स्ट्रोक की वजह से नहीं है, वो पहले ही बीमार थी, अस्पताल के अंदर उन्होंने दम तोड़ा है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। कुछ अहम खबरें जम्मू से भी हैं और फिर आपको अमेरिका की खबर से बाखबर करेंगे जहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है, वो बड़ा बयान है क्या और पाकिस्तान उस बयान को किस तरीके से देख रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे और फिर आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बांडीपोरा की। आपको याद होगा कल से बांडीपोरा सुर्खियों के अंदर है, मुख्तलिफ खबरें गश्त कर रही हैं और आज सुबह भी कुछ लोगों की तरफ से कॉल्स आई जनाब इसकी वजाहत तो खबर में तफसील के साथ बताई जाए। तो ज़रा तफसील हम आपको बताते हैं और र्यूमर्स और जो ये अफवाहें इसको ज़रा रोक लेते हैं। खबर रात देर के सामने आई। खबर यह आई कि बांडीपोरा के एक होटल के अंदर ओबाश नौजवान मौजूद है और उनकी तरफ से कुछ वीडियो सर्कुलेट किए गए। खबर सामने आने के बाद इंतजामिया रात देर गए हरकत में भी आई है। इतलात और खबरों के मुताबिक बांडीपोरा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद उस होटल तक भी पहुंची है जहां पर ये ओबाश नौजवान मौजूद थे और जिन्होंने उस तरीके के वीडियोस अपलोड किए सोशल मीडिया पर, जिसके बाद हंगामा वहां पर दिख रहा था, तनाव दिख रहा था और रात देर गई पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन जब ये एफआईआर दर्ज कर ली गई तो साफ कर दिया गया कि ये जनाब कोई सेक्स रैकेट नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि जनाब इस तरह भी कैफियत क्यों कश्मीर में थी, क्यों रात देर गए तक हमें लिखा जा रहा था। जनाब वजाहत के साथ बताया जा जी खबर है क्या। ये जो कल कुछ लोगों ने कहा कि जनाब सेक्स रैकेट पकड़ा गया जी, एक होटल का नाम लिखा गया, फिर ये कहा गया कि कुछ लड़कियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो रात देर गए भी जब हम इस पूरी खबर को देख रहे थे और खबर आई कि पुलिस ने ये कहा कि कोई भी लड़की जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं जी ये दरअसल गलत है। कोई शक नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ नौजवानों की गिरफ्तारियां लाई हैं क्योंकि उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का माहौल पैदा किया गया था, कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा रही थी जिससे अमन कानून में खलल पैदा हो रहा था। और ये कार्रवाई पुलिस ने अकेले की तो पता लगा जनाब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनके साथ थे, जिसके बाद चंद नौजवानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उनको परफॉर्म करते हुए देखा गया कि वो उबाश नौजवान थे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई हो रही थी वहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी और केस जो है वो शायद एफआईआर बांडीपोरा पुलिस स्टेशन में लग चुकी है। ज़हूर भट्ट हमारे साथ हमारे नुमाइंदा है। ज़हूर, क्या मज़ीद जानकारी इस केस के सिलसिले में आपके पास है? क्योंकि कल जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हमने भी खबर पर तहकीक की तो पता चला कि ये सेक्स रैकेट था, लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट इस तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहा। और जो लोग पकड़े गए, ये मामला चल क्या रहा था होटल के अंदर? क्या चंद लम्हात के लिए ये सारी चीज़ें हुई या पहले से कोई इस तरह का ग्रुप था जो यहाँ सरगर्म रहा? बिल्कुल आसिफ, अगर बात करेंगे कल शाम देर गई जो है सोशल मीडिया पे जो है खबरें गश्त कर रही थी कि जो है कुछ ऐसे जो सेक्स स्कैंडल वहाँ पे बस्ट हुआ है बांडीपोरा में। हालांकि हमने पुलिस एहलकार से बात तो ऑफिशियल से बात करने चाहिए, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि हम इसमें प्रेशर देंगे, एक प्रेस रिलीज जारी करें। लेकिन उसके देर बाद ही जो है एक प्रेस रिलीज भी सामने आया है। उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर उस पे जो है उन्होंने अपना जो बिल्कुल बयान जारी कर दिया गया और ये मीडिया से भी एहतियात बरतने की अपील की गई कि ऐसे अनकन्फर्म खबरें ना चलाए जिसमें लोगों में ये जो अनकन्फर्म न्यूज होते हैं समाज जो ऐसे जो जराइम्स हैं तो इनको जो है रोकने के लिए बिल्कुल पुलिस मुतहरिक है। लेकिन बताया जा रहा था कि एक निजी होटल में जो कुछ एक को इन्फॉर्मेशन मिली एक रेबल सोर्स की कि वहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे जो सर्च की गई है, हालांकि पुलिस ने बताया दिया कि ये जो रेड है ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके सरबराही में भी लाई गई है। पुलिस के आला अधिकारी खुद वहां पे मॉनिटर कर रहे थे और उसको वहां पे खुद जो रेड को देखा गया और बताया गया कि उसके बाद जो कुछ गिरोने हरकत कर रहे थे लड़के जो हैं वो मैन मार्केट बांडीपोरा में जो पुलिस का के मुताबिक जो है गिरोने हरकत कर रहे थे, जो समाजी जो ठीक नहीं है, जो समाज को गंदा करने के लिए जो है वहां पे देखा जा रहा था। तो उसके बाद वहां पे जो है पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और कुछ लड़कों को जो है हिरासत में लिया गया। हालांकि उस वक्त नहीं पाया गया कि वहां पे कोई लड़की मौजूद थी। हालांकि सोशल मीडिया पे ये भी बताया गया कि लड़की और लड़कों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसको फिर जो है पुलिस ने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है और पिक्चर सामने कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया और रिलेवेंट सेक्शन के तहत पुलिस ने बिल्कुल एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और ये भी बताया गया कि ऐसे कामों को जो है पुलिस हर वक्त कार्रवाई करते हुए है, ऐसे जो समाज में जो गलत फैला रहे हैं, गलत ज़हूर ये कार्रवाई उन्हीं अफराद के खिलाफ हुई जो मौके से पकड़े गए, होटल या होटल मालिकान प्लस मैनेजर और जिम्मेदारान के खिलाफ भी हुई? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो अभी बताया गया है कि कुछ
इंडिविजुअल्स को जो है हिरासत में लिया गया था। हालांकि कुछ को क्वेश्चनिंग के लिए भी लिया गया था, कुछ को एफआईआर भी दिया गया, लेकिन अभी भी जो है केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कबल इस वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अभी भी जो है केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अभी जो तहकीकात वो भी चल रही है और रिलेवेंट सेक्शन के तहत एफआईआर भी दिया गया है। और बहुत शुक्रिया जी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जोर कह रहा है जी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन लोग लिख रहे हैं जी कार्रवाई उस पर क्यों नहीं जिसका प्रॉपर्टी यूज़ की गई। बड़ा अहम सवाल है जी, उसने कैसे ये अलाउ किया कि इतना नॉनसेंस हो, और ये जो वहाँ चल रहा था, जो माहौल बना हुआ था, उसने कैसे बनने दिया इतना माहौल, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या ये नेक्सस तो नहीं है, इस पूरे मामले पर भी सवाल हो रहे हैं जी। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात, एक खबर आपको बताते हैं पहले जम्मू से, उसके बाद ज़रा बताते हैं आपको अमेरिका की सूरत हाल भी क्या, और उसके बाद कुछ कॉलर्स की ओर भी चलेंगे हम। बात जम्मू कश्मीर के जेलों की करते हैं। जम्मू कश्मीर के जेलों की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतलात और ख़बर ये है, जम्मू कश्मीर के जेल खाना जो है वहाँ पर तादाद जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैदी वहाँ पर मौजूद है। ओवर क्राउडेड है जम्मू कश्मीर के जेल। और इतना ही नहीं, इन तमाम जेलों के अंदर एक अच्छी खासी तादाद उन कैदियों की है जो अंडर ट्रायल है, यानी जिनके ऊपर मुकदमात चल ही रहे हैं, सज़ा भी होना बाकी है। और ये साफ कहा गया कि जहाँ पर कैपेसिटी 3 से 4 हज़ार लोगों की है, वहां पर उस जेल के अंदर 5,000 से ज़्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। प्रेजेंस डिपार्टमेंट का जो डाटा है, जो सामने अभी खबर आ रही है, वो ये बताया जा रहा है कि फिल वक्त जितने भी जेल खाना जात जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, ये ओवर क्राउडेड है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और तकरीबन 15 जो जेलें हैं उनकी तरफ आप जाएंगे तो प्रिजन डिपार्टमेंट के नंबर्स ही खुद ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। गुंजाइश से ज़्यादा लोग रखे गए हैं। 15 जेल्स, 3,860 कैदियों को यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन इसके मुकाबले 5,295 लोग रखे गए हैं। और महकमा जेल खाना जात के मुताबिक आदादोशुमार 30 अप्रैल 2025 तक के, उसके बाद कुछ और लोग भी जेल गए होंगे, कुछ छूट कर आए होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा इतना भी नहीं कि फ़र्क अचानक से पड़ जाए। इसका मतलब कि कैदियों की असल तादाद जो है उससे गुंजाइश से 37.2 यानी 37.2% ज़्यादा तादाद है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन की है। शिल्पा, क्या ज़्यादा और नंबर्स आपके पास हैं, फिगर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये 15 की 15 जेलें दोनों प्रोविंसेस के हैं? कश्मीर की जेलों की क्षमता जो है वो अधिक भरी हुई है। जिस प्रकार से आपने कहा कि इसमें करीबन जो आंकड़ा है, सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो अंडर ट्रायल्स का है। देखिए, जहाँ पे 4,000 की कैपेसिटी है, वहां पर 5,000 से भी ज्यादा कैदी जो है वो यानी कि जेल में कैद है। और 30 अप्रैल 2025 तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक अगर बात करें तो करीबन 3,860 कैदियों के लिए जो है वो 15 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन इनमें करीबन 5,295 कैदी जो है वो बंद है। यानी कि जिस प्रकार से आपने कहा कि इनकी जो संख्या है वो क्षमता 37.2% यानी कि परसेंट जो है वो अधिक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा सामने आया है वो सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो अंडर ट्रायल का है। देखिए, अगर पुरुष कैदियों की संख्या की बात करें तो पुरुष कैदियों की संख्या जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। जो महिला कैदी है उनकी करीबन जो बताया जा रहा है 2.8% जो है वो हिस्सेदारी इसमें बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 26 से 35 वर्ष की जो आयु के बीच कैदी है वो करीबन 1944 के करीब है। 19 से 25 वर्ष की आयु की बात करें तो 1454 के करीब है, जिनमें 25 महिला भी शामिल है। देखिए, इनमें अगर बात करें तो कई अपराधी ऐसे हैं, यानी कि 25 से कम उम्र के अपराधी जो कि 800 के करीब है, वो अंडर ट्रायल है और उन पर जो है वो सीरियस क्राइम जो है वो चार्जेस हैं, मर्डर का, रेप का, ड्रग्स का, और करीबन यानी कि 800 से जो बताया जा रहा है कि 800 के करीब जो है वो अंडर ट्रायल है। और जिस प्रकार से बात करें तो इस समय की अगर मैं दो बड़ी जेलों की बात करें जो कि जम्मू कोट बलवाल जेल है और श्रीनगर कोट बलवाल जेल है, और इसके अलावा रियासी जेल जहां पर करीबन जो है वो 26 कैदियों की जो है वो क्षमता है। तो इस समय जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें जेलों की, तो जेलों की कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा इस समय कैदियों की जो है वो वहां पर तादाद देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा आंकड़ा अंडर ट्रायल के समय देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर एजुकेशन लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जहां पर 1176 के करीब जो कैदी है वो इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है, और करीबन
564 के करीब जिन्होंने अपना हाई स्कूल अभी कंप्लीट नहीं किया है वो कैदी है, और करीबन 750 के करीब जिन्होंने अपनी 10+2 एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा इसमें देखिए शर्मा। ये तो उन खास लोगों की तफसीलात थी जो डिफरेंट जेल्स के अंदर है, लेकिन बेसिक लाइन जो है 100 बात की एक बात कि 3800 के आसपास 15 जेलों में लोग आ सकते हैं, 5000 या 5500 5200 प्लस हैं, दैट मीन्स नियर अबाउट 5500, और इस तादाद से बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारी जेल्स में मुश्किलात हैं, जो खुद प्रेजेंट डिपार्टमेंट के नंबर्स इस तरफ इशारा इसमें करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं ये आंकड़े देख रहा था, इसमें अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो एनडीपीसी एक्ट यानी नारकोटिक्स में पकड़े गए हैं। फिर खवातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद है। अंडर ट्रायल तो बहुत ही हैं इसमें, क्योंकि मामले बड़े चलते हैं। फॉरेनर्स भी हैं, 16 फॉरेन नेशनल्स भी हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ी तादाद है जी जो इस वक्त जेलों के अंदर। ज़रा यहाँ पर जम्मू कश्मीर और मुल्क की खबर को रोक लेते हैं, बात ज़रा बिल्कुल अमेरिका की भी करते हैं जी फटाफट से, क्योंकि मामला इस वक्त अमेरिका पर सबकी नज़र है। अमेरिका पर इसलिए सबकी नज़र है क्योंकि अमेरिका के कई शहरों के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बड़ी खबर कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने लॉस एंजलिस के कई इलाकों के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, और लॉस एंजलिस की जो मेयर है उन्होंने लोकल इमरजेंसी नाफिज करते हुए कर्फ्यू को नाफिज कर दिया है। डाउनटाउन जो लॉस एंजलिस का है, ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है क्योंकि इमिग्रेशन रेड्स चल रही हैं। यानी ये माना जा रहा है कि अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं और उनकी रिहाइशगाहों पर रेड चल रही है, उन्हें ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। और उसी को देखते हुए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, यानी अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाजी धरने, मुजाहरे, आग जलाने की वारदातें, तोड़ फोड़ की वारदातें हो रही थी। इस बीच नेशनल गार्ड को भी तैनात कर दिया गया है, और नेशनल गार्ड और मैरीन को तैनात करने के साथ साथ ही फिलहाल अमेरिका के सबसे बड़े डाउनटाउन वाले एरिया के अंदर, जो सबसे बड़ा शहर माना जा रहा है लॉस एंजलिस, वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इधर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 700 मैरीनों को डिप्लॉय कर दिया गया है, वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही है। फिर कैलिफोर्निया के बाद जब आप दीगर इलाका जात की ओर देखेंगे तो वहां पर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनती हुई अभी तक नज़र आ रही है। यानी अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, तस्वीरें आपके सामने हैं, लूट मार की खबरें भी सामने आ रही हैं, वो वीडियोस भी हैं, दूसरी तरफ से एहतजाज की भी खबरें आ रही हैं, और तीसरी तरफ से अब कर्फ्यू इम्पोज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अमेरिका के अंदर। चलिए, इस सूरत हाल के बीच फिलहाल हालात अभी ठीक होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि लॉस एंजलिस के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान मकामी हुकाम की जानिब से मज़ीद फ़ैसले लिए गए हैं, और उन फैसलों में एक ये है कि 700 के करीब जो मैरीन्स हैं वो तैनात की गई हैं। 2000 नेशनल गार्ड्स भेजने का हुक्म पहले ही जिसके मुताबिक काम शुरू हुआ। ये तस्वीरें मुख्तलिफ हिस्सों की है, गाड़ियाँ नजर आतिश होना, सड़कों पर आग लगाना, ये सारा सिलसिला हमने गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान देखा है। अब अमेरिका की शुमाली कमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 700 मैरीन्स को मुतहरिक किया गया है ताकि वो नेशनल गार्ड्स की मुआवनत करें जो सदर ट्रंप के हुक्म पर शहर में तैनात किए गए। ये इकदाम गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों पर शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का जवाब है, उसमें उठाए गए हैं। और बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ हिस्सों, सबसे ज़्यादा मैक्सिको के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, और टास्क फोर्स 51 का नाम दिया गया है। लॉस एंजलिस के अंदर जो जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन है, तकरीबन अभी तक 2100 नेशनल गार्ड, 700 हाजिर सर्विस जो मैरीन्स हैं उनको तैनात किया गया है। इसकी तस्दीक मकामी मीडिया की जानिब से की गई है। ये तो एक खबर आपके सामने रखी है। इससे पहले भारत पाकिस्तान की बात हो, खबर ज़रा इस्लामाबाद से भी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इंतहाई अहम दिन आज है, क्योंकि आज इमरान खान को और उनकी अहलिया को एक बड़े केस जिसको अल कादिर ट्रस्ट केस कहा जाता है, उस केस में ज़मानत मिलने का इम्कान है। सज़ा अगर मुअत्तल होती है तो इसके बाद वो ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे, और दोनों दरख्वास्तों पर, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान की जो 2 एप्लीकेशंस थी, दोनों पर आज समाअत होने जा रही है। और कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगरा और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। और खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो पीटीआई के पैटर्न हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की
दरख्वास्तें समाअत के लिए आज मुकर्रर कर दी हैं। कॉज लिस्ट कल शाम जारी हो गई थी और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ अली केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि नैब की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी, जिसने रिक्वेस्ट की थी उसी रिक्वेस्ट पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए। 5 जून की समाअत को नैब की दरख्वास्त पर बगैर किसी कार्रवाई के आगे बढ़ते हुए उस वक्त समाअत मुलतवी कर दी गई थी और 15 मई से इस केस में लगातार समाअत हो रही है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट और पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान बाहर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि शायद सियासी तौर पर कोई डील उनकी हुई है, मगर पीटीआई का एक बड़ा धड़ा जो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई डील जिसकी बुनियाद पर इमरान खान बाहर आएंगे, कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहिदा इस तरह का नहीं है, न काबिल कबूल है, बल्कि अदालत की जानिब से, अदलिया की जानिब से कानून के दायरे में रहकर जो हतमी फैसला होगा उसी के मुताबिक चीज़ें होंगी। आज इस पर नजरें रहेंगी। 11 बजे के आसपास ये समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन खबर भारत और पाकिस्तान की भी जरा, चूंकि मुसलसल बयानात आ रहे हैं, सीज फायर मुआहिदे के बाद सरहदें खामोश है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खामोशी है, मगर ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है। भारत सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का एक बड़ा बयान, जिसमें कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़ेह हिकमत अमली के सरबराह से मुलाकात कर रहे थे। फॉरेन मीडिया उनसे सवालात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक। इसी दौरान इस बड़े बयान के जरिए उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर मसले को बताता है। दरअसल तनाज़ा नहीं है, दोनों मालिक के दरमियान किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन बुनियादी जो मसला है, बेसिक जो लकीर है, वो है दहशतगर्दी, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से मस्बत पेशरफ्त ना होना हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम कार्रवाई करें। कल एक नई टर्मिनोलॉजी डॉक्टर जयशंकर साहब ने की कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से थोड़ी लड़ रहे हैं जी, ये मुकाबला जो है, ये जो मार्का आराई आपने देखी है और ये जो जंग हो रही है जी, ये दरअसल भारत वर्सेस टेररिस्तान है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ की गई है। और ये भी यूरोपियन कमीशन के सदर और नायब सदर के साथ मुलाकात के बाद जब ब्रसेल्स के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से अप्रैल 22 को पहलगाम के अंदर हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भारत पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ, क्या कुछ सूरत हाल हुई, तमाम तर तफसीलात उन्होंने रखी। और जब एक के बाद एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि एक टेररिस्तान है जिसके साथ हम लड़ रहे हैं। ये ऑफिशियल वर्ड्स डॉक्टर जयशंकर साहब के ब्रसेल्स के अंदर यूज़ किए गए हैं। Have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India Pakistan, think of it as India Terroristan. You will then appreciate it. I don't have anything. चलिए, वज़ीर ख़ारजा का बयान। लेकिन बात जम्मू कश्मीर की जब हुई है तो आपको ये भी याद दिलाते चलें कि मुसलसल सीज़ फायर मुआहिदा जब हुआ है या इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है तो क्रेडिट सदर ट्रंप ने बार बार लिया है और 1 दर्जन के करीब उनके बयानात इस पर गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान आ चुके हैं। लेकिन अब जाकर मसला कश्मीर पर एक और बयान आया व्हाइट हाउस से। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमरीका के महकमा ख़ारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल एक सवाल के जवाब में आया और कहा कि जंगबंदी जब हुई दोनों ममालिक के दरमियान तो ट्रंप का इसमें कलीदी किरदार है। और इन सब के बीच चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जब पाकिस्तान का एक वफद भी अमेरिका में था, ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों से उनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका के महकमा ख़ारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है और महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। साथ साथ तर्जुमान महकमा ख़ारजा की जानिब से जब उनको ये सवाल पूछा गया कि क्या महकमा ख़ारजा अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर इस वक्त किसी भी तरीके से भारत पाकिस्तान के हुकाम के साथ मसला कश्मीर पर राब्ते में है,
तो कहा गया कि मौजूदा वक्त में जिस हिसाब की पेशरफ्त हुई है, ट्रंप इंतजामिया ने जो मस्बत किरदार अदा किया है खासतौर से सीज फायर के मामले पर, बहुत जल्द इम्कान है कि मसला कश्मीर पर कोई बात हो। और ये उम्मीद जाहिर करते हुए ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि मसला कश्मीर एक तनाज़ा है जिस पर पाकिस्तान की जानिब से तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश हुई है और सदर ट्रंप के रहते हुए ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। ये बयानात एक बार फिर से व्हाइट हाउस की, हालांकि भारत की जानिब से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया, जहां पर आप देखेंगे वो जो सख्त मौक़िफ़ या पॉलिसी थी उस पर आइंदा दिनों में आप देखेंगे कार्रवाई, भारत सरकार का एक वाज़ेह और क्लियर स्टैंड है वो भी सामने आएगा। लेकिन ट्रंप की जानिब से बार बार सीज फायर का क्रेडिट और अब मसला कश्मीर को हल कराने तक की बातें इस वक्त की जाने लगी हैं। चलिए जनाब, यहाँ पर खबरों के सफ़र को हम थोड़ा सा रोकते हैं। अब आप कॉल करना शुरू करेंगे जी, आपकी कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जब तक आपकी कॉल हमारे पास आती है तब तक एक मुख्तसर सी खबर आपके सामने रखेंगे और आपकी कॉल्स को फ़ौरन फिर शामिल प्रोग्राम करते हैं। और बात अमेरिका ईरान जौहरी तनाज़े के हवाले से। बिल्कुल बड़ी खबर ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात फिर से आगे बढ़ने जा रहे हैं और जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इस एतवार को, जो आने वाला संडे है, मस्कत ओमान के अंदर होंगे, जिसकी तस्दीक अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से कर दी गई है। ये मुज़ाकरात अगर किसी पेशरफ्त तक पहुंचते हैं, कोई नतीजा निकलता है, शायद उम्मीद की जा सकती है मौजूदा वक्त में खित्ते के अंदर जो कशीदगी है, पुरतनाव सूरत हाल है, उससे बाहर निकला जा सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर, ये 6th फेज़ होगा, इतवार को मस्कत ओमान में होगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों फ़रीक़ैन तकरीबन 2 माह से जारी अहम मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजूदगी के मामले पर तातुल का शिकार नजर आते हैं। और इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जुमेरात को मुतवक्के हैं। ताहम तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरानी मुज़ाकरातकार और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची नॉर्वे और ओस्लो फोरम में शरीक होंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार होगा। और ईरान को 2 हफ्ते पहले जौहरी मुआहिदे की अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई थी, जिस पर ईरान ने अमरीकी तजावीज़ में अबहाम होने और ईरान पर पाबंदियों के खात्मे को शर्त शामिल ना होने पर एतराज़ किया था। और ईरान के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का माकूल, मुंतकी और मुतवाज़िन जवाब सालिस ओमान के जरिए अमेरिका को भिजवाएंगे, जहां से मुज़ाकरात का एक और दौर आगे बढ़ेगा। इस पर आइंदा दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि इन 3 दिनों में अभी बैक टू बैक चूंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ बात निकल कर सामने आती हैं, थोड़ा सा शायद फ़र्क 3 दिनों के अंदर महसूस किया जा सकता है, लेकिन मुज़ाकरात से किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा या नहीं, असल सवाल ये है जिसका जवाब तलाशना बाकी है। चलिए आखिरी 12 मिनट हमारे पास है, फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल्स को अब लेना शुरू करेंगे। जैसे आपसे वादा किया था कि कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम बिताएं ताकि आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने मामलात रख सकें। और चारों नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। लेकिन अब जब आप कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा हाथ जोड़कर। एक ये कि आप नेटवर्क जोन में रहिएगा ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से आ सके। अपना नाम, इलाके का नाम भी बताइए, जामिया अल्फाज के साथ अपनी बात रखिएगा ताकि हुकूमती इदारों को पता लगे कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, किस ज़िले से बात कर रहा है और किस अफसर से मुतल्लिक ये शिकायत है। तो ज़रा करते हैं शुरुआत आपकी फ़ोन कॉल्स का। वक्त आपका है, आपने कॉल की है, पहले कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। डिस्पेंसरी ये महल खुशहाल तर जरीबस अहनस सामान है अहनस मेहरबानी कर हुकूमत तान वात बिल्कुल तुम रात कॉल कर कोशिश रात गसी हुकूमत के जिम्मेदारन ताम वातन, चूँकि तम अड़े ट्रेन सफर अंदर अड़े बाकियन जायन। आज करो ये कोशिश कि तिमन जिम्मेदारन ताम गोस मामला वातन युत जन मसले कुन नत कुन रंग हल है क्या सब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और चूंकि आप बार बार कॉल करते हैं तो हमारी तरफ से भी एक दरख्वास्त है, एट द एंड मसला हल होना है, हुकूमत और जिम्मेदारान जो उन्हीं के सामने, तो कंसर्न जो आपके मेंबर हैं या रुकन असेंबली हैं उन तक भी बात पहुंचाइएगा। बाकी हमारी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं, शायद कॉल से ही खाली मसला हल नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी साहब, कहाँ से? मैं मुश्ताक अहमद एडवोकेट बोल रहा हूँ जम्मू से। जी मुश्ताक साहब। जी मेरी 2 बातें हैं, जरा प्लीज थोड़ा सा टाइम देके सुनना। पहली बात ये है कि ये जो रिजर्वेशन का मामला चल रहा है इस वक्त स्टेट में जी, ये जब ये रिजर्वेशन दी गई थी, ये उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट की पूरी रिकमेंडेशन के साथ यहाँ से
दिल्ली में गया और MHA ने वहां से रिजर्वेशन जो है हर कम्युनिटी वाइज जो है वो दे दी जी। अब जो है दोबारा ये बात उठ रही है जी रिजर्वेशन जो है ये गलत है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिल्ली से रिजर्वेशन सारी हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट में इसका क्या रोल है? चूंकि आप कानून के माहिर भी, हम आप ही से एक और सवाल पूछ लेते हैं, क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मरकज के पास फिर जाए और इसको बैलेंस करने की जरा कोशिश करें, रेकमेंड कर सकती है? बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेट के पास के स्टेट के कहने पर मरकज जो है वो रिजर्वेशन में कोई तब्दीली करेगा। जब तक स्टेट का दर्जा यहाँ नहीं मिलता है तब तक ये जितनी एक्सरसाइज है दिस इज फ्यूटाइल और ये एक गुमराहकुन बात है। इसलिए साफ कह देना चाहिए कि ये सेंटर का मामला है और इसके लिए सेंटर में जाना चाहिए। अगर इस तरह का मामला है फिर हुकूमत को भी क्लियर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चूंकि अभी डेवलपमेंट्स वो ये रिकमेंडेटरी होगा जी, रिकमेंडेशन जानिए और कुछ नहीं। इनका इशारा बिल्कुल सही था, कल भी हम इस पर बात करें। बहुत शुक्रिया जी वकील साहब बात करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इशफाक साहब तुम ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहते हैं पे गसा हुक्म सौरा जावेद अहमद यह गसा हुक्म नवाब ताजदार नवाब प्रेन का हवाल तुझो फरवरी मज मसल यतु सोबस GD गोइंग का स्कूल पर्न कहो दिते एश्योरेंस मगर वनिक तान आव न तथ मसलस कर की। सड़ा शुक्रिया कॉल कर बह कर दरख्वास्त यतु सुबह ज़ाती तौर पे कि तिम दिन ओकुन तवज्जो तिकाज कंपलसरी सब्जेक्ट वन अख लैंग्वेज सन बे थवन लायक जरूरी तो तुम ओनू सान नोट्स अंदर बह कर जरूर कोशिश कि यतु सबस तम वात मामले ताकि GD गोइंग के अंदर यी कशुर वापस पर्न। सड़ा शुक्रिया। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर अर्ज श्रीनगर पे मुश्ताक अहमद अर्ज स्मार्ट गाड़ी ये बसान फजूल अत गसान दिक्कत अत तूत ओवरलोड यन पे फ्री सर्विस गई तन पे कल पे ओवरलोड टाटा गाड़ी बल बदनाम ओवरलोड बे शीशे बंद बे सफाई अत अंदर ठंड हवा बजाय नीरान गर्म हवा अत इंसान फटान अत कह लेडीज खत बच्चे हेत रात आव अकिस चक्कर गाड़ी मज गाड़ी चलान यस सर AC बिहित दोपन अक साइड चलान तो अक साइड बिहित मे हो तमिस कंडक्टरस वो तम लोग तथ अत दोपन गर्म हवा अमिस गुमुत त्रावन मजदे ड्राइवर पान दार तल बिहित तमिस अलग फैन चलान तमिस शीशे अलग तमिस क्या तथ पत्किन क्या सवार गसा। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत जरूर वातनाओ ये मामले मुतल्लिका हकमन ताम तिकाज गर्मी अत अंदर बड़े एहतियात कर तो बे नवे गाड़ी वन गई दिक्कत इन क्या दिक्कत क्या इन गाड़ियन जरूर तुम तुलव मामले यह वात जरूर मुतल्लिका हकमन ताम जरूर। एक और कॉलर है जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अहन लाजूरा अत मे डॉक्टर डॉक्टर बेमू डॉक्टर कह डॉक्टर सिर्फ टेस्ट कर बगैर कह ECG करान सह अल्ट्रासाउंड करान सह कर एक्सरे करान सह डॉक्टर HRO तहत तो तमिस अक दो मूनपोर बे दो पापर बे दो यह काकपोर अह डॉक्टर ठहरा। चलो सड़ा शुक्रिया इंशाल्लाह यह मामले वारियन जायन हुंद कित पे हे हल गह बोड़ सवाल। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी। हेलो आदाब जनाब। आदाब आदाब जी। आजम साहब मैं कठुआ से बोल रहा हूँ वार्ड नंबर 13 से। जी जनाब बताएं। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, वो बाबा बंदा सिंह पार्क चिल्ड्रन पार्क है हमारे यहाँ जी, तो उसके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। कितनी बार CO साहब से एप्लीकेशन दे के म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ से कितनी बार एप्लीकेशन दी और कुछ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसको व्हाइट वॉश की जरूरत है, थोड़ी प्लांटेशन की जरूरत है, नीचे टाइलें सब टूट गई हैं। आजकल बच्चे खेलते हैं वहाँ, सांप बिच्छू का खतरा है, घास बड़ी उगी है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे उसकी तरफ से। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी फटाफट से, लास्ट 2 कॉलर्स ले लेते हैं जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सर कोलगाम श्रीनगर पे अहन वन सर 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर बुगोम टू सिनगुम कलेक्टर। अहन
अच्छा गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर अस रटे मैगनम सर अन वनकन हेकान यह गर्मी मत पकि यह तक द्रोग बनी तो ओब्र कथ सर सर वो तुहद जरिए कर इंशाल्लाह मे उम्मीद कि जिला तरक्याती कमिश्नर सब तन बोजान तुहद मजकूरा MLA सब तन बोजान और जिम्मेदार यह तूत मामला कह सड़क लकट यह ठीक गि कोशिश करो कि तुहदन जिम्मेदारन तम गोस मामला वात। एक और कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम श्रीनगर पे जी स्मार्ट सिटी मतलब बनवक रिगल चौक रुक 15 मिनटन 58 मिनटन 70 रोपये हेतक मे तन खड़ा रोजन दोप स्मार्ट सिटी तेल स्मार्ट सिटी बना मतलब तो पार्किंग मज गाड़ लजम कुन जाए 58 मिनटन हेतक मे 70 रोपये रिगल चौक नश। चलो जनाब सड़ा शुक्रिया कॉल करने में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। 1 घंटे आधे घंटे के आसपास इतनी चार्जेस क्या है मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक करके मैं आप ज़रूर बताऊंगा क्या है वो सही चार्ज है नहीं है कैसे हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। खबर तजिया तबसरा चंग्स पर जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हालात वाक़ात से बाखबर रहिएगा। अल्लाह हम या नासिर।